एक बंदा होता है रिचर्ड फिस्कॉन, जिसने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से बीकॉम की डिग्री ले रखी है और उसके बाद वो अमेरिका की सबसे टॉप 10 एंटरप्रेन्योर्स में से आ चुका था उसका नाम। सो उसने सन 2000 में 18,000 स्क्वायर फुट का एक अपना खुद का पेंट हाउस घर लिया था, जिसमें 7 गैराज थे, 12 स्विमिंग पूल्स थे, 8 बाथरूम्स थे और बहुत सारी ना जाने क्या क्या चीजें थी, 2 एलिवेटर साथ में थे। और इस पेंट हाउस जिसको उसने पाम बीच पर लिया था, इसके रख रखाव के लिए $90,000 का खर्च आता था एक मंथ में, ये सारी चीज़ों को बाकायदे बनाए रखने के लिए। बट इन द 2008 जब फाइनेंशियल क्राइसिस आए अमेरिका में, तो रिचर्ड फिस्कॉन को अपने आप को बैंकरप्ट घोषित करना पड़ा इन फ्रंट ऑफ ऑल द जजेस। और उन्होंने बताया कि जो इनका खर्च है उससे वो 3 गुना कम पैसा कमाते हैं और उससे कम पे रहने का गुजर बसर कर रहे हैं। और एट द एज ऑफ 69 to 70 वो उसी दिवालियापन में रहे और उसी में उनकी डेथ हो गई जब उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। एक बंदा होता है रोनाल्ड रीड, कि बहुत सिंपल होता है, हाई स्कूल की एजुकेशन करी होती है उसने। अपने गांव से दूर में एक गैस स्टेशन होता है जहाँ पे वो एक नौकरी करता है, जहाँ पे वो खुद अपने खुद के साधन से नहीं जाता है काम करने के लिए, वो किसी से लिफ्ट लेके जाया करता था। लेकिन एट द एज ऑफ 92 2014 में जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके 2 दिन बाद में बहुत ज़्यादा खलबली मच गई उसके गांव के आसपास। और ये खलबली इसलिए नहीं थी क्योंकि एक गरीब आदमी मरता है तो उसके कुछ ज़्यादा न्यूज़ नहीं बनती, बट यहाँ पे न्यूज़ इसलिए बनी थी क्योंकि 2014 में अमेरिका में 28,13,503 लोगों की मौत हुई थी और उनमें से सिर्फ 4,000 लोग ऐसे थे जिनकी नेटवर्थ $8 मिलियन से ज़्यादा की थी। मतलब ये जितने लोग मरे उनमें से सब तो बिल्कुल बेकार थे, बट 4,000 लोग ऐसे थे जो $8 मिलियन की नेटवर्थ मिनिमम छोड़ के गए थे और उसमें से रोनाल्ड रीड का नाम आता था। और ये सबसे आश्चर्यजनक बात हो सकती थी। क्यों? क्योंकि आप खुद समझ सकते हो, कोने पे गैस स्टेशन चलाने वाला जो एक मैकेनिक का काम करता था, जब वो मरा तो उसके पास नेटवर्थ $8 मिलियन थी, जिसमें $2 मिलियन उसने अपने बच्चों के लिए छोड़ी थी और $6 मिलियन उसने पुस्तकालय के लिए और वृद्धाश्रम के लिए छोड़ा था। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, इस वीडियो को आप स्टॉप करो और सोचो 1 मिनट। एक ऐसा बंदा जिसने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल जैसे बिगेस्ट कॉलेज से अपनी ग्रेजुएट की पढ़ाई की, बहुत अच्छे कंपनीज में, बहुत अच्छे ट्रांजैक्शनल कंपनीज में उसने काम करा जहाँ से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा था, 18,000 स्क्वायर फीट के पेंट हाउस में रहता था, लग्जरी गाड़ियाँ सब कुछ थी, बट जब वो मरा तो उसके पास बैंकरप्सी थी। लेकिन एक बंदा जिसने पूरी जिंदगी जो अपने ऑफिस या काम पर भी जाता था तो लोगों से लिफ्ट लेके जाता था, एक मोटर मैकेनिक था गैस स्टेशन पे, वो जब मरता है एट द एज ऑफ 92 उसके पास $8 मिलियन थे। $8 मिलियन। अब यहां पे 2 चीजें सोचने वाली बात है। एक ऐसा बंदा जो बिजनेस कर रहा था उसके पास इतना कम पैसा कैसे, और एक बंदा जिसने कुछ नहीं करा फिर भी इतना पैसा कैसे। यहीं पर वो टर्म आता है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, मनी मैनेजमेंट। मुझे क्या लगता है, जो मनी मैनेजमेंट है वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चीज है लर्न करने में। कमाना बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान, कोई भी कमा लेता है यार। वो 10-20 हज़ार 15,000 कुछ भी आप कमा सकते हो, बहुत आसानी से कमा लोगे। आप मजदूरी भी करते हो आप कमा लोगे, लेकिन पैसा मैनेज करना सबको नहीं आता। अब देखो, पैसा मैनेज करना आप सीखते कैसे हो? 2 तरीके हैं इनको सीखने के। पहला, अभी या तो पहला चांस हो सकता है कि आप ऐसे घर में पैदा हुए जहां पे हमेशा से आपके पिताजी, आपके मॉम डैड सब लोग उस बारे में बात करते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन की बात करते हैं, पैसों को लेकर ज्यादा बात करते हैं कि पैसे बनाने कैसे हैं, उनको मैनेज कैसे करना है, कहाँ बिजनेस लगाएंगे, कैसे रेवेन्यू आएगा, ये सारी चीजें बात करते हैं। ठीक है, उस जगह पे पैदा हुए हो, लेकिन इसके बहुत ही कम परसेंटेज आप चांसेस हैं कि आप किसी अमीर घर में पैदा हुए हो। इफ यू आर, टाइप इन कमेंट बॉक्स आई एम रिच, अगर आप पैदा हुए हो। लेकिन जैसा कि मुझे लगता है, जैसे मेरी बैकग्राउंड में एवरेज इनकम जो मेरे मम्मी डैडी की है वो है 10,000 या 15,000 के समथिंग। तो अब मेरे बैकग्राउंड से हो अगर, तो आप कैसे जानोगे कि आप वेल्थ मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो? सो यहां पे आता है कि आप दूसरा तरीका अप्लाई कर सकते हो, जिससे कि आप वीडियोस हो गए, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, इससे आप सीख सकते हो, बुक्स आप पढ़ सकते हो, लोगों की बायोग्राफीज देख सकते हो आप, या किसी ऐसे बंदे से मिलके आप उस चीज को डिस्कस कर सकते हो जिसके रहन सहन तो थोड़े कम है लेकिन उसके पास वेल्थ है। इन दोनों चीजों में डिफरेंस समझने की कोशिश करो। रिच एंड वेल्थी 2 अलग अलग चीजें होती हैं। रिच हो सकता है, वेल्थी नहीं। एक बंदा वेल्थी हो सकता है, रिच नहीं। अब इसको समझो, रिच किसको बोलते हैं एंड वेल्थी किसको बोलते हैं। रिच का मतलब होता है अगर आपकी इनकम
1 लाख रुपए है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन आप हर महीने 2 लाख रुपए खर्च कर रहे हो बिकॉज ऑफ शो ऑफ कर रहे हो आप चीज़ों को, तो आप रिच हो, क्योंकि आप अपने इनकम से ज़्यादा खर्चे कर रहे हो। अब वेल्थी आप कैसे बनते हो? वेल्थी का मतलब होता है 1 लाख रुपए की इनकम आपकी पर मंथ है, बट आप अपना खर्चा सिर्फ 10-15 हज़ार रुपये में चला रहे हो एंड 85,000 आप सेव कर रहे हो। और ये चीज़ जो हम यहाँ पे सीख रहे हैं, आप वीडियोज़ या बुक्स से सीखते हो, आपको स्कूल से कभी नहीं सिखाते। बिकॉज आप जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने इंडिया में, सबसे बुरी बात मुझे क्या लगती है जो मैंने अभी रियलाइज़ करी है रिसेंटली 1-2 साल के अंदर, वो ये कि पैसों के बारे में बात करना डोंट अलाउ। अगर आप पैसे के बारे में बात कर रहे हो, आप देख लेना, इसको प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, या अगर आपने कभी फील करी है टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, अपना एक्सपीरियंस आप बता सकते हो। जब भी आप पैसों के बारे में ज़्यादा बात करोगे कि मुझे इतना कमाना, 2 लाख 4 लाख 5 लाख कमाने हैं, आपके आसपास के जो लोग हैं जिनको वो बात हजम नहीं हो रही है, वो कहेंगे आप ज़्यादा लालची हो, ये गंदा आदमी है, ये ज़्यादा पैसों के बारे में बात करता है, स्वार्थी है, कंजूस है, ऐसी बहुत सारी बुरी बुरी बातें होती हैं। तो दो चीज़ें, अगर आप लाइफ में कभी भी अमीर बनना चाहते हो या पैसे कमाना चाहते हो, पैसे बनाना चाहते हो, तो जितने भी निगेटिव थॉट्स हैं इनको हटाना पड़ेगा। क्योंकि कभी भी जब भी आप कोई चीज़ चाहते हो कि आप वो बनो और उससे आप नफरत कर रहे हो, आप नहीं बन सकते। फॉर एग्जाम्पल, या एक्टिंग करने की चीज़ को अगर आप जोकरगिरी कहते हो, आप एक्टर कभी नहीं बन पाओगे। अगर आप पैसा बहुत ज़्यादा कमाना चाहते हो लेकिन जिनके पास पैसा ऑलरेडी है उनको आप रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हो, उनको आप लालची स्वार्थी बोलते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड समझता है कि जब मैं पैसे कमाऊंगा तो मैं भी इनके जैसा होऊंगा, तो मैं नहीं बनना चाहता। वो अंदर ही अंदर कहता है, भले ही आप ऊपर से बोलना चाहो कि मैं पैसे चाहता हूं। डोंट गिव एनी निगेटिव सिग्नल्स टू योर माइंड। अब मैं 2 तरीके से बताने जा रहा हूं जिनसे आप अपने मनी मैनेजमेंट कर सकते हो, जो मैंने प्रैक्टिकली यूज करी है और आप भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये मैंने अपनी गलती से सीखा है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो हम पैसे खर्च करते हैं वो शो ऑफ में खर्च करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि जब हम शो ऑफ करेंगे लोगों को लगेगा कि हम उनसे ज़्यादा अमीर हैं, उनसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड हैं, उनसे ज़्यादा हम VIP हैं। और इसी सेम चीज़ को मैंने भी दोहराया था। मैंने बहुत सारी बकवास की चीज़ें खरीदनी स्टार्ट कर दी थी जब मैंने इनकम स्टार्ट करी थी, बट नाउ बहुत जल्दी मैं उस चीज़ों को सीख गया कि जब भी प्रॉब्लम होगी आपके साथ होगी, कोई भी जिसको आप शो अप कर रहे हो वो आपको प्रॉब्लम में बचाने नहीं आएगा। सारी चीज़ें आपको झेलनी है। सो अपने लिए चीज़ें करो, किसी को दिखाने के लिए मत करो। सो आप कैसे अपने एक्सपेंसेस या जो चीज़ें आप स्पेंड कर रहे हो वो आपको कैसे जानना है कि ये अच्छा है या बुरा है या मैं गलती से कर रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करोगे, जब भी आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हो, आस्क 7 टाइम्स वाई बिफोर बाइंग दैट। जैसे कोई भी एग्जाम्पल, खरीदना चाहते हो कोई भी चीज़, जैसे फ़ोन खरीदना चाहते हो, आपका फ़ोन अभी चल रहा है, आपको क्या करना है, उसको खरीदने से पहले 7 बार वाई पूछो। वाई का मतलब है मैं क्यों खरीदना चाहता हूँ, इसको खरीदने से क्या कोई मेरा लाभ होगा। ऐसे करके आप 7 टाइम वाई पूछ सकते हो या 7 टाइम क्वेश्चन पूछ सकते हो और 7 टाइम्स आप उसके आंसर दो। अगर आप खुद से ईमानदार नहीं हो, किसी ऐसे बंदे को साथ में बिठाओ या अपने फ्रेंड को बिठाओ जो आपको बता सके नहीं ये तुमने गलत डिसीजन लिया है, आपने गलत आंसर दिया है अपने खुद के लिए। दूसरा मेरा सबसे इफेक्टिव वे है अपने खर्चों को या एक्सपेंस को देखने का कि हम सही कर रहे हैं या नहीं। दूसरा ये है कि एटलीस्ट वेट फॉर 7 days टू बाय एनीथिंग। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था साइकोलॉजी की बुक में कि अगर कोई चीज़ आप खरीदना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आपको देख करके कोई चीज़ खरीदने का मन हुआ है, तो वो चीज़ अगर आपकी जेन्युइन नहीं है, जेन्युइन नीड नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है, तो 4 दिन से ज़्यादा वो फीलिंग आपके अंदर नहीं टिकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लगता है कि आईफोन खरीदना है तो वो फीलिंग मेरे अंदर 4 दिन से ज़्यादा नहीं रहेगी, राइट। अगर उसको मुझे ज़रूरत है तो वो 5 दिन 6 दिन 1 हफ्ते 2 हफ्ते महीने तक जाएगी कि हाँ ये मुझे खरीदना है। बट अगर उसकी ज़रूरत नहीं है, 4 दिन से ज़्यादा वो फीलिंग नहीं रुकती। तो अगर आपके दिमाग में आ जाया है कि मुझको ये चीज़ खरीदनी है, उसकी आपको ज़रूरत नहीं है, किसी को देख कर, किसी एक्टर या एक्ट्रेस ने पहना था या यूज़ कर रहा है तब आपका देख के मन हो गया है, तो उसके लिए आप 7 डे का वेट करो। अगर 7 दिन बाद भी आपको लगता है कि आपको खरीदनी चाहिए तो आप खरीद सकते हो, गो फॉर दैट। लेकिन 90% केसेस में आप चौथे दिन उस चीज़ को भूल जाओगे कि कुछ सोचा था आपने खरीदने में, अगर वो सेम चीज़ आपके सामने दोबारा से नहीं आ गई। सो इन दोनों रूल्स को आप अप्लाई करो। मनी मैनेज के ऊपर जितना ज़्यादा बुक्स पढ़ सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, वो आप देखो ताकि आप समझ जाओ। क्योंकि जिसके लिए आप काम कर रहे हो, अगर वही चीज़ आप नहीं समझ पा रहे हो लाइफ में कि हमको कैसे करना है, कैसे वेल्थ बनानी है, कैसे इनकम करनी है, कैसे पैसे कमाने हैं, तो आप कभी नहीं कर सकते। और ये तो फ्री वीडियोस हैं, जितनी हो सकते उतनी देखो, जितना सीखना चाहते हो उतना सीखो। क्योंकि जिस चीज़ के लिए जो मेन पर्पज़ हमारा काम कर रहे हैं, कोई भी जो बोलता है कि हम पैसे के लिए काम नहीं करते,
आई डोंट मीन इट, मैं नहीं मानता उस चीज़ को, क्योंकि सब लोग पैसे के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, भले ही उसका थोड़ा सा डिफरेंस पर्पज हो सकता है जब पैसे आ जाते हैं, बट एट द लास्ट मोमेंट सब लोग पैसे के लिए काम कर रहे हैं। मैं खुद कर रहा हूँ, वीडियो शूट करना मुझे अच्छा लगता है, बट एट द लीस्ट मुझे पता है कि इससे पैसे आएंगे, सो दैट्स व्हाई आई एम शूटिंग दैट। तो हमें पहले समझना भी पड़ेगा कि पैसे हम बचाते कैसे, कमाते कैसे, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वेल्थ कैसे बनाते हैं। सो आप इस रैट रेस से बाहर निकल पाओगे। सो मुझे लगता है कि इस वीडियो में आपको अच्छी नॉलेज मिली होगी। सो आपका कमेंट ज़रूर कर सकते हो, ताकि आपका ओपिनियन जान के मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, सो दैट आई कैन गिव यू मोर वैल्यूएबल कंटेंट्स ऑन दिस। इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, हिट द सब्सक्राइब बटन टू गेट ऑल माई वीडियो नोटिफिकेशन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।